नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। रीट की संस्कृत क्रैश कोर्स की श्रृंखला में आज हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के विषय में। और विसर्ग संधि को, कंप्लीट विसर्ग संधि को बहुत शॉर्ट में, बहुत कम समय में हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। विसर्ग संधि से संबंधित आपका सवाल है वो बिल्कुल सही होने वाला है, इसलिए पूरी तरह से आपको वीडियो पर फोकस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि रीट से संबंधित संपूर्ण व्याकरण इस चैनल पर आपको करवाई जा रही है और वो भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में। तो देखिएगा, सब शुरुआत करते हैं वीडियो की। विसर्ग संधि की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जो है सीधी सी बात है, मैंने आपको समझाया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ऐसे ही व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन के स्थान पर होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। तो यहां पर देखिएगा, विसर्ग संधि यानी कि जो विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से जो ये परिवर्तन है ना, ये चार प्रकार से होता है। यानी विसर्ग का या तो सा होगा, विसर्ग का या रा होगा, विसर्ग का या उ होगा, और या फिर विसर्ग लोप हो जाएगा। तो इस कंडीशन में विसर्ग संधि के चार भेद हैं और ये चारों भेदों को हमको समझना है। देखिए, सबसे पहले सत्व, यानी विसर्ग का सत्व जो रूप है, सत्व विसर्ग संधि। और सत्व विसर्ग संधि में क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है विसर्ग का सा हो जाएगा, विसर्ग का क्या होगा, सा होगा। इसीलिए इस संधि का नाम क्या है, सत्व विसर्ग संधि। तो देखिए, सत्व, अब सत्व कब होगा, वो कंडीशन क्या है वो देखिए। यदि विसर्ग के बाद एक दो सा 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 ये हो, ध्यान दीजिएगा, यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और सा 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 इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, सा। ठीक है, इसलिए संधि का नाम हो जाएगा सत्व विसर्ग। जैसे देखो, उदाहरण देखिए, तपह प्लस चर्या, तपह प्लस चर्या। तो देखो, विसर्ग के बाद में क्या आ गया, चा, तो चा आ गया तो विसर्ग का क्या होगा, सा होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहां पर समझने वाली क्या बात है कि देखिए, यदि आप यहां इसको ऐसे समझिए कि विसर्ग के बाद में यदि सा और चवर्ग, चवर्ग से मतलब है चा छा, ये ध्यान रखिएगा, ये तालव्य सा और च और छ ये हो तो विसर्ग का आप डायरेक्टली ये दंतीय स ना करके क्या करोगे, तालव्य से, मतलब ये इष्टुत्व संधि का कार्य भी आगे होता है। तो आप सीधा सीधा ये समझिए कि ये वाला स हो जाएगा। विसर्ग के बाद में अगर तालव्य स और च और छ इनमें से कोई सा भी वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स होगा। और पहली कंडीशन तो ये हो गई। जैसे देखो, तपह प्लस चर्या, तो विसर्ग के बाद में चा है तो विसर्ग का ये वाला सा होगा, तो बनेगा तपस और आगे चर्या, तपश्चर्या। आगे देखो, मन है प्लस छादनम, तो यहां देखिए मन है, विसर्ग के बाद में छा है तो विसर्ग का सा हो जाएगा, तो बनेगा मना, और ये तालव्य सा और आगे छादनम, मनश्छादनम। कह प्लस चित, तो विसर्ग के बाद में चा है इसलिए विसर्ग का क्या होगा, तालव्य सा और बनेगा कश्चित। अब देखो, विसर्ग के बाद में टा आ गया। यदि विसर्ग के बाद में टा होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि विसर्ग के बाद में या तो ये दंत्य सा हो, सॉरी मूर्धन्य सा हो, या टा या ठा इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा होगा, विसर्ग का क्या होगा, मूर्धन्य से। और ये कार्य जो है इष्टुत्व संधि के कार्य से होता है। लेकिन आप डायरेक्टली इसको ऐसे समझें कि विसर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य से टा और ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से करना है आपको डायरेक्टली। तो देखिएगा, जैसे देखो, धनु प्लस टंकार, तो विसर्ग के बाद में टा है तो विसर्ग का डायरेक्टली क्या कर दो आप, धनु, और विसर्ग का ये वाला है ना, आधा षटकोण वाला जो स है, यानी कि आप इसको मूर्धन्य स कह सकते हो, और आगे टंकार है, धनुष टंकार है। ऐसे देखिए, बाल है प्लस टीकते, विसर्ग के बाद में टा आ गया तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि बालस और टीकते। ठीक है, अब केवल दो स्थिति आपको ध्यान रखनी है। यदि सा और छ ये हो तो तालव्य से, और विसर्ग के बाद में मूर्धन्य से और टा ठा हो तो मूर्धन्य से।
इसके अलावा कुछ भी कंडीशन हो तो आपको दंत्य स यही स करना है विसर्ग का, ठीक है। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा यहां समझिएगा, विसर्ग के बाद में यहां पर त्राता, विष्णु प्लस त्राता, त्राता में ता है तो ता है तो सीधा मूर्धन्य से कर दो तो बनेगा विष्णु और सा, ठीक है। और आगे त्राता, विष्णु त्राता, ऐसे देखो नमः प्लस ते बन जाएगा मूर्धन्य वो दंत्य से नमस्ते। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ये देखिएगा कि अगर विसर्ग के बाद में क ख या प फ इनमें से कुछ भी हो तो विसर्ग जो है विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होगा या विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग होगा, दोनों ही हैं। अथवा में यानी विसर्ग भी कर सकते हैं और अर्ध विसर्ग भी कर सकते हैं, ये दोनों ही रूप संभव हैं। जैसे देखिए वृक्ष है प्लस फलती, तो यहां पर देखो विसर्ग के बाद में फा है तो फा है तो विसर्ग का हम विसर्ग भी कर सकते हैं और विसर्ग करेंगे तो बनेगा वृक्ष फलती, ऐसा रूप बनेगा। लेकिन अगर मान लो हम इसको क्या करेंगे अर्ध विसर्ग, तो यहां पर सिर्फ विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग लगा देंगे वृक्ष फलती। जैसे देखो मन है प्लस कामना, तो इसका मन है कामना ये भी बन जाता है विसर्ग लगा करके, या फिर मन कामना, ठीक है, ये रूप भी बनता है। तो दोनों रूप इसके संभव हैं। तो इस प्रकार से ये सब तो विसर्ग संधि होगी। आगे देखिए विसर्ग का रा कब होगा, तो वो देखिए विसर्ग के बाद यदि शेष वर्ण हो, शेष से मतलब है कि 1 2 सा 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 हमने यहां पढ़ लिया है, इसके अलावा कुछ भी हो विसर्ग के बाद तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना विसर्ग के बाद में 1 2 सा 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 नहीं होने चाहिए, तो इनके अलावा कुछ भी हो तो विसर्ग का रा हो जाएगा। जैसे देखो वायु प्लस वाती, तो विसर्ग के बाद में क्या है वा, तो विसर्ग का क्या होगा रा, तो बनेगा वायु और विसर्ग का रा, रे आधा है तो इसलिए ऊपर हो जाएगा वायुर्वाती। ऐसे मातु प्लस इक्षति तो बनेगा मातु, रा में ई जुड़ जाएगा तो री और आगे क्षति मातुरिक्षति। हरि प्लस एति तो हरि ही, विसर्ग का रा हो जाएगा, रा में ए जुड़ेगा रे और ती, हरि रेती। और विष्णु प्लस माया तो विष्णु और माया और रा ऊपर चला जाएगा विष्णु और माया। यानी कि विसर्ग के बाद में 1 2 से के अलावा कुछ भी वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, ये होती है रुत्व विसर्ग संधि। तीसरी संधि है उत्तर विसर्ग संधि। इसके दो नियम आपको ध्यान रखने हैं। उत्तर विसर्ग संधि का मतलब है विसर्ग का क्या होगा उ, और विसर्ग का उ कब होगा, यदि विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद में आ दोनों ही तरफ आ हो तो विसर्ग का उ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि विसर्ग के पहले भी आ हो विसर्ग के बाद में भी आ हो तो क्या हो जाएगा विसर्ग का उ। और अब यहां देखो आ और उ दोनों मिलकर के गुण संधि होगी, गुण संधि होकर के ये बन जाएगा ओ। अब ओ के बाद में आ है तो ये पूर्व रूप संधि होकर के क्या बन जाएगा, इस आ का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह। कुल मिलाकर के जो स्थिति बनेगी आप इसको ऐसे करो कि ओ एस, ये स्थिति बन जाती है यदि विसर्ग के बाद में और पहले और बाद में दोनों तरफ आ हो तो विसर्ग का उ होगा, और लास्ट में स्थिति ये बनती है। आप डायरेक्ट ये समझ सकते हो कि ओ और अवग्रह चिन्ह इस प्रकार से बनता है। जैसे देखो कह प्लस अपी, तो यहाँ विसर्ग से पहले का में आ है और यहाँ आ है तो विसर्ग का उ होगा, और आ और उ होकर के ओ हो जाएंगे को, और ये आ का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा तो बनेगा को पी। ध्यान देखो शिव है प्लस अर्च्य, विसर्ग के दोनों तरफ आ है तो बनेगा शिवो अर्च्य। बाल है प्लस अपी, तो विसर्ग से दोनों तरफ आ है तो बनेगा बालो पी, ठीक है। शिव है प्लस वंद्य तो बन जाएगा शिवो। अब इधर देखो ये दूसरा नियम है भाई, दोनों तरफ आ है लेकिन यहां तो वाह आ गया। अब यहां देखो विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद में 3 4 5 है अवैरल है, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो। अगर ये कंडीशन है कि विसर्ग के पहले जो है आ हो और विसर्ग के बाद में 3 4 5 है अवैरल है यानी कि हस वर्ण हो तो विसर्ग का उ हो जाएगा। विसर्ग का क्या होगा उ, और आ और उ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे ओ। अब इधर आ नहीं है, आ होता तो अग्रचिन्ह हो जाता, अब ये सारे व्यंजन है तो इनका कुछ नहीं होगा, तो ये कंडीशन होगी तो भी अपनी
उत्तो विसर्ग संधि होगी। जैसे देखो शिव है प्लस वंद्य है, तो विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद में वा आ गया, तो विसर्ग का ओ कर दो डायरेक्ट, तो बनेगा शिवो, और आगे वंद्य, शिवो वंद्य। ऐसे सूर्य प्लस भाति तो बन जाएगा सूर्यो भाति। ऐसे नमः प्लस नमः, विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद में ना, तो बन जाएगा नमो नमः, नमो नमः। ठीक है, तो ये होती है उत्त विसर्ग संधि। आगे देखिए लोप विसर्ग संधि का मतलब है कि विसर्ग का लोप हो जाना। ठीक है, लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोप है, यानी कि पृथक का दिखाई नहीं देना क्या कहलाता है? लोप। ठीक है, लोप का मतलब खत्म हो जाना, हट जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। लोप का मतलब है कि वो जो चीज है जिसका हम लोप कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा दो, यहां पर मुख्य रूप से मैंने दो ही चीजें लिखी हैं, वैसे और भी इसमें नियम होते हैं, ज्यादातर जो आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। देखो लोप के पहला नियम हमारा यह है कि यदि ए सह या सह के बाद में कोई भी हल वर्ण हो, ए सह या सह, ठीक है, या एतद या तद रूप का कोई भी हो सर्वनाम शब्द और उसके बाद में हल वर्ण आता है, तो विसर्ग जो है उसका लोप हो जाता है। यानी इनके बाद ए सह के बाद जो विसर्ग ग्रहण, ठीक है, इसका लोप हो जाएगा, सह के बाद विसर्ग ग्रहण इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ए सह प्लस विष्णु, तो सीधा आ जाएगा एस विष्णु। सह प्लस राजा तो बन जाएगा स राजा। ठीक है, पहली कंडीशन तो समझ में आ गई कि ए से और सह के बाद में कोई भी हलवर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग दिखाई नहीं देता है। दूसरा बात है यदि विसर्ग के बाद में रा हो या रा के बाद में रा हो, दोनों ही कंडीशन देखिए, चाहे तो विसर्ग के बाद में रा हो या रा के बाद में रा हो, तो ये जो विसर्ग यह है या रा है इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। विसर्ग और या रा जो है उसका लोप हो जाएगा। लेकिन इससे पहले स्थित, इन विसर्ग से पहले स्थित आ ई उ, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। ठीक है, इनका वृद्धि हो जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खैर यहां देखो जैसे अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो अंतर रा के बाद में रा आ गया, इस रा का लोप हो जाएगा, और यहां विसर्ग से पहले आ है, आ की वृद्धि आ की वृद्धि आ हो जाएगी, तो बनेगा अंता और आगे राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ऐसे देखो पुनर्प्लस रमते, विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद में रा है, तो विसर्ग का मतलब रा जो है इसका लोप हो जाएगा, और पुनः में आ जो है इसको आ कर देंगे, पुनः रमते। निर प्लस रस, तो देखो र हट जाएगा, ये र हट जाएगा, और ये नी में जो ई है ये क्या हो जाएगी? ये दीर्घ हो जाएगी, नी वृद्धि नहीं होगी, सॉरी दीर्घ होगा, और दीर्घ होकर के नी और आगे रस है, नी रस है। ठीक है, इस प्रकार से रूप बनेंगे, यानी कि अगर विसर्ग और रा के बाद में रा आता है तो ये इनका लोप हो जाएगा विसर्ग और रा का, और इससे पहले स्थित आ ई उ को दीर्घ आदेश हो जाता है, वो दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम अपनी चारों प्रकार की विसर्ग संधियों को समझ सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। आपको आशा करता हूं कि आपको पूरे अच्छे से आशा करता हूं कि आपको अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आया होगा। विसर्ग संधि आपके दिमाग में पूरी तरह क्लियर हुई होगी। अगर आपने इतना सा वीडियो देख लिया तो विसर्ग संधि से संबंधित आप सभी प्रकार के प्रश्न आसानी से कर लोगे। और अगर आपको ये वीडियोज रेगुलर चाहिए तो आपको इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और हमारे आने वाली वीडियोज का इंतजार करते रहिए। मिलते हैं कल के वीडियो में नेक्स्ट शानदार धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।